नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। जी हाँ, एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं कि शेयर बाजार से आप कैसे जुड़ सकते हैं। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, प्रशांत पांडे और अंश परिवार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि आपको भले ही कोई स्टॉक खरीदना हो या कोई खरीदे हुए स्टॉक पर रणनीति चाहिए हो या किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी शेयर बाजार से जुड़ने को लेकर आप चाहते हैं, इस शो में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बताते हैं आपको। आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड यहां पर फ्लैश होगा, उसे स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और जुड़ते ही आपको अपना सवाल जो है उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर भी फिलहाल अगर देख भी रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। तो कैसे आप बचत से निवेश की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और कैसे इक्विटी बाजार में आप जो है प्रवेश कर सकते हैं योजनात्मक तरीके से। किसी भी आर्थिक लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना हो या छोटी अवधि को लेकर आपको कोई ट्रेड करना हो, हमारे एक्सपर्ट्स के पास सभी सवालों के जवाब हैं। और एक बार फिर से मेहमानों का तारुफ करा देती हूं। मेरे साथ अविनाश कोरक्षकर और साथ ही स्नेहा सेठ एंजल वन से जुड़ गई हैं हमारी इस पेशकश में, और अंशुल जैन भी मैं देख सकती हूँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में। और दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। पुणे से महेश जैन साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। जैन साहब नमस्कार, कैसे हैं? जी मजे में हैं। बारिश का हाल कैसा है पुणे में सर? अभी फिलहाल बारिश तो रुक गई है। अच्छा, रुकी हुई है, चलिए। हाँ। बताइए सर, क्या स्टॉक लिया है? सर मैंने परसों सॉल्यूशन के 100 शेयर्स खरीदे एट द रेट ऑफ 235। मुझे बताइए इसका फ्यूचर क्या है? आई एम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, परफेक्ट। चलिए, अच्छा लगा आपने अपना नज़रिया बताया और आप जानते हैं कि आप एक निवेशक हैं और आपका नज़रिया भी लंबा है और फिलहाल आप मुनाफे में भी है। अविनाश से मैं क्विक एक व्यू लेती हूँ। अविनाश, लंबी अवधि का व्यू भले ही हो लेकिन फिर भी 6-8 महीने का व्यू बनाकर ये चल सकते हैं, मुनाफे में है। 236 इनकी बाइंग है फर्स्ट सोर्स ना। आई थिंक यहाँ पे ये होल्ड कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट सोर्स सबसे बड़ा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर है और जिस प्रकार का ग्रोथ कंपनी ने पिछले 1-2 साल में रिकॉर्ड किया है, प्लस जिस प्रकार के क्लाइंट इनके हैं, मैं इनको यही कहूंगा कि अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो ही यहाँ पे ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म रनवे तो अभी भी अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होगा और पॉसिबली जून के क्वार्टर के बाद जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, बिजनेस परफॉर्मेंस पे ज्यादा चर्चा होगी, तभी मेरे ख्याल से स्टॉक को एक री रेटिंग का मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 12 to 15 मंथ्स का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करिए। कंपनी अच्छी है लेकिन टाइम यहाँ पे थोड़ा सा लंबा इनको इन्वेस्ट करने के लिए देना जरूरी है। बिल्कुल होल्ड की राय अविनाश जी की। लेकिन चलिए, इसी के साथ यूट्यूब पर कई सवाल आ रहे हैं, वहां से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। तो ये सवाल है रामप्रीत जी का और इन्होंने जेके पेपर पर राय मांगी है। हालांकि इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस नहीं दी है और अपनी कितने समय तक होल्ड करना है वो नहीं बताया। तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, अविनाश जी आप बताइए कि क्या लग रहा है जेके पेपर? अभी रिसेंटली ही रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ था इस महीने, उसके बाद 7-8 सेशन से थोड़ा गिरते आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है या ये नीचे की तरफ जाने की उम्मीद है इसमें? देखिए, मेरे ख्याल से पेपर सेक्टर में पिछले 1-2 क्वार्टर से हमने देखा है कि सारी कंपनीज में मार्जिन प्रेशर दिख रहा है और कहीं ना कहीं देखिए पेपर सेक्टर एक स्टेबल सेक्टर माना जाता है कि जब इकोनॉमी काफी अच्छे कंडीशन में होती है तभी पेपर का कंजम्पशन बढ़ता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जेके पेपर में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। क्लियरली हमने देखा है कि इन द नियर टर्म काफी कंपनीज ने प्राइस इंक्रीज थोड़ा सा रोक के रखा है। तो जून का क्वार्टर जो आएगा वो मेरे ख्याल से एक क्लियरली एक पुष्टि देगा कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, डिमांड सप्लाई इक्वेशन कैसा है। मेरे ख्याल से एक अगर निवेशक थोड़ा सा लंबा इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन नियर टर्म में जून के नंबर्स जब आएंगे और मैनेजमेंट की कमेंट्री और मार्जिन्स क्या ये कंपनी रिकॉर्ड करती है, इसके बाद ही एक अच्छा आपको एक आउटलुक हम शेयर कर पाएंगे। बट तब तक मेरे ख्याल से होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत दबाव प्रॉफिटेबिलिटी पे हो, क्योंकि सारी कंपनीज हमने देखी है कि जो ये सेक्टर में काम करती है वहां पे मार्जिन प्रेशर क्लियरली एविडेंट है। तो इसका मतलब यही है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्राइसिंग पावर रहेगा, बट होल्ड ऑन फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो लंबी अवधि का नजरिया आपको यहां पर जेके पेपर पे मिलता हुआ।
अजीत जी हैं हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर। अजीत जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? अजीत जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? अजीत आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी अजीत जी आवाज मिल रही है आपको? मैं राज पुरोहित हूँ, अजीत जेनी पुरोहित बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा वो अच्छा। दूसरा होगा फिर। ठीक है माफी चाहेंगे, बताइए राज पुरोहित जी, क्या आपका सवाल है? मेरे पास 100 शेयर है एंजल वन के। ठीक है। तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, ये एक बार 4000 तक पहुंच गया था, अब ये 2200 पे आ रहा है, तो रखना चाहिए या फिर बेचना चाहिए था? मेरा व्यू 5 साल का है। ठीक है, तो अविनाश जी आपके पास ही आएंगे। एंजल वन 5 साल तक का इनका नजरिया है, बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। क्या करना चाहिए, राज पुरोहित जी को क्या सलाह होगी? नहीं बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि मुझे याद है जब इस कंपनी का पब्लिक इशू हुआ था, तभी 350 350 रुपए में ये लिस्ट हुआ था। और तब से शेयर ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया और ऑनलाइन स्पेस में एंजल वन एक बहुत बड़ा काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इन्होंने बहुत सारी कंपनीज को पीछे छोड़ा है और आगे भी मुझे लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल ब्रोकिंग कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए अभी काफी अटकलें बाजार में ऐसे भी सुनने में आ रही कि एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस में बढ़ोतरी की जाएगी। एफएनओ में रिटेल निवेशक को थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि जो वॉल्यूम है कैपिटल मार्केट में वो काफी बढ़ रहा है। नए कैपिटल मार्केट में नई कंपनीज लिस्ट हो रही है, तो इसका क्लियरली एक अच्छा असर आपको ब्रोकिंग कंपनीज पे देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका कम से कम 1.5-2 साल है तो स्टे इन्वेस्टेड। मुझे लगता है कि अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। इनका रिसेंटली बिजनेस अपडेट भी आ गया है जो काफी अच्छा है और मेरे ख्याल से नतीजे को जो क्यूएन के आएंगे वो भी काफी अच्छे रहने की उम्मीद है। तो लॉन्गर टर्म में जरूर अभी भी रनवे बहुत बड़ा है इंडियन कैपिटल मार्केट्स को ग्रो करने के लिए और इसका फायदा एंजल वन जैसी कंपनीज को जरूर मिलेगा, तो यहाँ पे होल्ड करने की रहे। राइट, हमारे साथ अब अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अजीत। और नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। बताइए सर, आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। ओके। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जब एलोकेट हुआ था 10 रुपए वाला शेयर, हाँ, तभी से है और उसके बाद के प्रेफरेंशियल शेयर वगैरह जो मिलते गए वो है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी मुझे ये पूछना था कि देखो मेरे को आई एम नॉट इन अ हरी कि मैं उसको बेच दूं, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए या आई कैन होल्ड इट फॉर अनदर 3-4 years। ओके, मुझे बताइए, क्या आपको पैसों की ज़रूरत है? क्या इन पूंजी, जो अच्छी खासी पूंजी आपने इकट्ठा कर रखी है, दाद देती हूँ मैं आपके पेशेंस की भी, और वाकई निवेशक जो होते हैं आप ही तरह के होने चाहिए, जो भले ही बाजार का उतार चढ़ाव जैसा भी हो बस बने रहें, डटे रहें, विश्वास दिखाएं। मुबारकबाद उसके लिए, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपसे। तो फिलहाल पैसों की ज़रूरत है आपको, या इस निवेश को आप कहीं और लगाना चाहते हैं? कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं कहीं पर? नहीं, अभी फिलहाल तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, कुबेर का खान है आपके पास। तो अविनाश जी क्या कहेंगे? ऐसे बहुत कम दर्शक देखने को मिलते हैं, अविनाश जी। नहीं बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता कि देखिए 10 रुपए का रिलायंस शेयर अभी जो 3000 रुपया हो गया और उन्होंने अभी तक कोई शेयर बेचा नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से पैसों की जरूरत है या नहीं है, बट एक बात आपको मार्केट में एक रूल आपको कभी भूलना नहीं चाहिए कि आपको ऑलवेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है। अभी तो ऑफकोर्स इनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि रिलायंस एक लार्ज कैप शेयर है। आई मीन साइज के हिसाब से ऐसे लार्ज कैप शेयर में आपको अल्फा बनाना जरा डिफिकल्ट होता है। तो थोड़ा सा तो कम से कम अपना कैपिटल ये निकाल के अगर कोई दूसरे शेयर में डालते हैं, जैसे कि बैंकिंग है, कैपिटल गुड्स है, ग्रीन एनर्जी है, ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स में अगर वो पैसा लगाते हैं तो आपका कैपिटल और भी अच्छी तरह से आपको रिटर्न कमा के देगा। कहीं ना कहीं रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो अभी कंसोलिडेट हो रहा है। होपफुली जियो का आईपीओ आएगा तो थोड़ा सा और इसमें तेजी देखने को मिलेगी। ऑल्दो इनकी वेल्थ क्रिएशन बहुत ज्यादा यहाँ पे हो चुकी है, तो मैं इनको होल्ड की राय दूंगा। लेकिन थोड़ा सा कैपिटल निकाल के अगर ये रीडिप्लॉय करते हैं मार्केट में, तो मेरे ख्याल से उनको अपना खुद का पैसा नहीं डालना पड़ेगा और ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स जो आगे करेंगे उससे भी उनको कमाई होगी। तो आई थिंक होल्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। रिलायंस में मेरे ख्याल से अनलॉकिंग के लिए और कोर बिजनेस के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ही सिग्निफिकेंटली अच्छी रहेगी, ऐसा हमारा मानना है।
ये थी राय अविनाश जी की करोड़पति दर्शक के लिए। चलिए इसी के साथ अगले दर्शक को जोड़ते हैं। हमारे साथ दिल्ली से अनिल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल। नमस्कार जी। जी मेरे पास पॉलीकैब है 250 शेयर एट द रेट ऑफ 6250। तो मैं इसको कब तक अपने पास रखना चाहिए और किस रेट पे देना चाहिए? आपका नजरिया कुछ है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या आप ओपन है इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रखने के लिए? हाँ, मैं इसको 4-6 महीने और रख सकता हूँ। ठीक है, अगर 4-6 महीने का आपका नज़रिया है तो स्नेहा जी आपके पास आना चाहूँगा। तो पॉलीकैब की खरीदारी है 6250 लेवल पर। इस महीने देखेंगे तो 10% ऑलरेडी टूट चुका है, तो क्या ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से वापस थोड़ी खरीदारी आ सकती है? अगर आप ये काउंटर देखें तो करेक्शन जरूर आया हाई लेवल से, बट एक अच्छा बेस है अराउंड 6150 के आसपास। काउंटर आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, नियरली 2% ऊपर है, डिस्पाइट मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस है। तो मेरा मानना है करके कि यहाँ पर किसी के अगर लॉन्ग्स है तो आई थिंक उनके बाइंग लेवल्स के आसपास ही एक स्टॉप लॉस है, दैट इज 6200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहने की सलाह होगी। अपसाइड में मेरा मानना है करके कि एक लेवल जो आपको वॉच आउट करना है दैट विल बी अराउंड 6700 तक के लेवल्स आते हैं और वहां पे एक बार रिव्यू करें। अगर यहाँ पे फिर से फ्रेश बाइंग है तो पॉसिबिलिटी काउंटर 6900 से लेके 7000 के लेवल्स पे दिखा दें। तो आई वुड से अभी के लिए तो होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस 6200 का मेंटेन करके। तो होल्ड करने की सलाह, अहम लेवल्स भी आपको स्नेहा जी ने बताया। बढ़ते हैं आगे। अभिनव हैं हमारे साथ चेन्नई तमिलनाडु से। अभिनव नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल जीएसएफसी पर है। मैंने करीबन 15 दिन पहले जीएसएफसी के 50 शेयर लिए थे 220 के भाव पर। ठीक है। और मेरा नजरिया शॉर्ट टर्म का है, टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाहता हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कितना रुक सकते हैं? 2 से 3 महीने। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि आपने जिन स्तरों पे खरीदारी की उस दौर में जो फर्टिलाइज़र शेयर थे वो अच्छे खासे रैली में थे। हमने कल मुनाफा वसूली हालांकि फर्टिलाइज़र शेयरों में देखी थी, लेकिन फिर भी आपके भाव से ऊपर है। स्नेहा जी मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। जीएसएफसी गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र, बताइए क्या नज़रिया आपका बन रहा है? 2 से 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं? सी प्रशांत जी, अगर आप ये काउंटर देखें तो स्टॉक ओवरऑल स्ट्रेंथ तो है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छी मूव आई थी, बट फिर से वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। बट आई थिंक एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है अराउंड 230 to 35 जोन के आसपास, और जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है आई थिंक इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है होल्ड करने में। तो एक 230 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा लें और इसे होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर 267 एक क्रॉस होता है, 267 से लेके 270 ये जोन, तो यहाँ से मोमेंटम आने के चांसेस है विच कैन ब्रिंग इट एटलीस्ट टुवर्ड्स 310 315 जोन। तो मेरा मानना है होल्ड करें, पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छे मुनाफे में निकलेंगे। ऑलराइट, हमारे साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राजीव कुमार, नमस्कार। नमस्कार, मैं राजीव कुमार राय बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल कालियान से। जी सर, बताइए। मैडम, मेरा आरबीएनएल का 350 शेयर है, 31 रुपए, मतलब 31.34 रुपए। 31.34, हाँ, 31 रुपया 34 पैसा। जी समझ गए। इतने में खरीद है और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है 10 साल के लिए। क्या मैं 2000 या 1500 टारगेट ले सकता हूँ, या अभी जो चल रहा है इसमें प्रॉफिट बुकिंग करूँ? चलिए, बहुत बढ़िया, आपने एक निवेश का नजरिया बना रखा है। 15 साल का समय देना चाहते हैं। क्या कोई खास आपने इसे फाइनेंशियल गोल बांधा हुआ है, तय किया हुआ है कि जब पैसे मिलेंगे तो इसको यहाँ खर्च करेंगे? कोई ऐसा प्लानिंग है आपकी जिसके लिए आपने इसमें निवेश किया है? हाँ। ऑलराइट, अभी जी वो बता दे रहा हूँ कि मेरा एक डॉटर है, उसके शादी के पर्पस में मैं ये लिया हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, आपने यहाँ पर स्टॉक की खरीद को एक बहुत ही अहम जिंदगी के लक्ष्य से बांधा है, बेटी की शादी के लक्ष्य से, और फिलहाल मुनाफा आपको बम्पर, मुबारकबाद। और रविनाश जी, ऐसे स्ट्रैटेजिक तरीके से मेरे ख्याल से बहुत कम दर्शक जो है सवाल पूछते हैं स्टॉक खरीद को लेकर, एक तय करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले तो इस स्ट्रैटेजी को सलाम, और दूसरा
इतना लंबा समय ये रुकना चाहते हैं इसमें, फिलहाल बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए और कितना समय आइडियली आपके मुताबिक देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए रेल विकास निगम, मुझे याद है जब पब्लिक इशू आया था तभी 18-19 रुपए की ऑफरिंग पे आया था और उसके बाद स्टॉक ने बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न सारे इन्वेस्टर्स को दे चुके हैं। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि इनकी क्वांटिटी बहुत छोटी है। अगर ये थोड़ा सा और क्वांटिटी लेते तो शायद मुनाफा ज्यादा होता, लेकिन जो क्वांटिटी है मेरे ख्याल से देखिए ये अगले 1.5-2 साल के लिए तो कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 20-25% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि देखिए मुनाफा वसूल करेंगे तो अपना कैपिटल वो रिकवर कर पाएंगे। बाकी के सारे शेयर जो उनके पास बचेंगे वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे और इस तरह से वो मार्केट वोलेटिलिटी को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो नजरिया कम से कम 2-3 साल का रखिए और यहाँ पे जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, गवर्नमेंट का फोकस रेलवेज पे है, लग तो रहा है कि आगे भी रोड मैप और रनवे आरवीएनएल के लिए काफी बढ़िया रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है। आपका मुनाफा ऑलमोस्ट 6 टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ से तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपना कैपिटल निकाल के बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए, यही राय रहेगी। ये थी सलाह अविनाश जी की आरवीएनएल पर अपने कुछ 25% शेयर के प्रॉफिट्स को यहाँ पे आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं, बेच सकते हैं और करीब 2 से 3 साल के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं आगे भी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से सवाल लेते हैं। इस सवाल के लिए स्नेहा जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। केएम शुगर स्टॉक है, राहुल मेहता का ये प्रश्न है। इन्होंने 900 शेयर लिए हैं 44 के भाव से। अगर यहाँ पे चार्ट पे भी देखें तो काफ़ी अच्छा पैटर्न बना है। 2024 में यही साल में अगर देखें तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा करेक्शन, फिर ऊपर जा रहा है और अब थोड़ा करेक्शन आया है। तो क्या ये कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है? अगर आप एक काउंटर देखें तो यस, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है। जो भी अप मूव आ रही है विच इट इज सपोर्टेड विद वॉल्यूम्स, जो कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा मानना है जिस तरह की ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया अराउंड 34-35 और जोन के आसपास। और किसी के अगर लॉन्ग्स है तो आई वुड से करके कि जब तक वो 35 लेवल्स को रिस्पेक्ट करा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक हायर टॉप हायर बॉटम कंटिन्यूसली फॉर्मेशन है ऑन द डेली चार्ट। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 35 इसे होल्ड करने की सलाह होगी। अपसाइड में जो रिसेंट हाई है 3940, ये जो अभी रिसेंटली हाई गया था दैट इज अराउंड 50-51 के आसपास, ये लेवल्स आ सकते हैं और उसके ऊपर की भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आई वुड से करके कि होल्ड करें, 35 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सलाह स्नेहा जी की स्टॉप लॉस 35 पे रखे, ऊपर की तरफ 50-51 तक जा सकता है, वहां से भी और ऊपर जा सकता है। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म की तैयारी कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, बताएं आखिर अंदर खाने से क्या जानकारी छनकर सामने आ रही है, आखिर किस तरह की तैयारी में है सरकार? आने वाले बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को ढेर सारी सौगात मिल सकती है और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर का रिफॉर्म, इंश्योरेंस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट का, जो हमने देखा था कि नवंबर 2022 के अंदर जो ड्राफ्ट बिल आया था उसमें प्रस्तावित था कंपोजिट लाइसेंस, सॉल्वेंसी से जुड़ी हुई फ्लेक्सिबिलिटी, मिनिमम पूंजी की ज़रूरत नई इंश्योरेंस कंपनी को शुरू करने की। तो बजट के अंदर ये देखने को मिल सकता है कि सरकार ये बता सकती है कि इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बदलाव करने जा रही है, इसका मेंशन देखने को मिलता है। और उसके बाद जो कंपोजिट लाइसेंस का रास्ता है वो साफ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपोजिट लाइसेंस का इंतजार जो है इंश्योरेंस कंपनियां कर रही है। कंपोजिट लाइसेंस के बाद एक ही इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी, जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी। एलआईसी ने पिछली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिजल्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो कंपोजिट लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार के बनने के बाद कंपोजिट लाइसेंस वास्तविकता हो जाएगी और वो हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार में उतरना चाहेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऐलान बजट में होते हुए दिख सकता है इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म के तौर पे। दूसरा ऐलान जो है, जबकि लंबे वक्त से इंश्योरेंस कंपनियों के मांग है कि जो होम इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया जाता है उस पे डिडक्शन मिले, तो वो इस बार सेक्शन 24B के अंतर्गत होते हुए दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं या बाढ़ से नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है और राज्य सरकार केंद्र सरकार को ऊपर भार बढ़ रहा है, तो इंश्योरेंस के माध्यम से उसे पाटा
जा सकता है। तीसरा जो ऐलान आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के स्कोप बढ़ाने से जुड़े हुए, जिसमें 70 साल से ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन हैं उनका कवरेज किया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा मैनिफेस्टो में भी वादा किया था कि सभी सीनियर सिटीजन जो है 70 साल से ऊपर के, उनको कवरेज दिया जाएगा आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में। और चौथा मेंशन हो सकता है कि जो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है उसकी शुरुआत को लेकर सरकार की तरफ से ऐलान देखने को मिल सकता है, जिसमें इस एक्सचेंज में सभी स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, जिसमें पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योरेंस कंपनियां, हॉस्पिटल्स और टीपीए एक साथ आएंगे। तो ढेर सारे इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए ऐलान बजट में होते हुए दिख सकते हैं। अनुराग, आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए फटाफट से, थोड़ा सा समय बाकी है, अविनाश जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा इंश्योरेंस सेक्टर पर अपनी राय दीजिए, वहाँ कुछ पसंद आ रहा हो तो वो भी बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में LIC की बात हो गई। मेरे को लगता है जो प्राइवेट सेक्टर में SBI लाइफ है, देखिए ये ऐसी कंपनीज है जो मेरे ख्याल से काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, ज्योग्राफिकल नेटवर्क भी है, इनकी पेरेंट्स भी काफी स्ट्रांग है। और नजरिया अगर कोई इन्वेस्ट करता है इंश्योरेंस कंपनीज में तो कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम दे दे, क्योंकि ये बिजनेस मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ही पैसा बना के देगा। शॉर्ट टर्म में कोई भी रेगुलेटरी चेंजेस या कोई भी अनाउंसमेंट्स बजट में आते हैं तो इसमें थोड़ा सा तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी राय में HDFC लाइफ, उसके बाद ICICI प्रू, SBI लाइफ, ये बड़ी कंपनीज पे फोकस करिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मार्केट्स ऐसे दिग्गज कंपनीज में ज्यादा पोटेंशियल देखता है। इनकी कैपिटल भी काफी अच्छी है, ज्योग्राफिकल रीच भी अच्छा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक थोड़ा निवेश का मौका बन सकता है। बट टाइम फ्रेम कम से कम 2 साल के ऊपर यहाँ पे देना जरूरी। नजरिया इंश्योरेंस स्टॉक पर अविनाश जी की तरफ से आता हुआ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अविनाश जी, और इसके साथ ही स्नेहा आपका भी। लेकिन जाने से पहले आप दोनों का एक डिस्क्लोजर हमें चाहिए होगा। स्नेहा जी बताएं अपना डिस्क्लोजर। मैं कोई भी शेयर्स होल्ड नहीं करती हूँ। ठीक है, अविनाश जी आप अपना डिस्क्लोजर दें। प्रशांत, हमारे जो क्लाइंट्स है वो शायद जो स्टॉक्स हमने आज आपके चैनल पे डिस्कस किए, हो सकता है कि उनको हमने ये रेकमेंड किए होंगे, बट पर्सनल कैपेसिटी में मैं कोई भी ये शेयर्स होल्ड नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अविनाश जी, और इसके साथ ही स्नेहा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे, कविता और अंश को आप इजाजत दे सकते हैं। स्वदेश के साथ नमस्कार।